माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, इतने टाइम हो गया है मैनिफेस्ट करते हुए, क्या करें, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आज की वीडियो है मैरिज मैनिफेस्टेशन पर। मैरिज मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही प्यारी सी हमारी मेंबर है, जिनकी स्टोरी आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। इस आवाज़ को पूरा सुनना है, जो ऑडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ इसको पूरा सुनना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। हो सकता है आपके केस में पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि किसी के केस में अरेंज मैरिज करना हो लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा हो। सो मैरिज के रिलेटेड अगर कंसर्न है, भले ही वो आपका डिजायर्ड पर्सन है या आपको अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करना है, एक बार ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑडियो मेंबर ने शेयर की है हमारे, वो ज़रूर से आप सुनिएगा। सो कंप्लीट ऑडियो सुनना है, उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। नमस्ते मैम, मेरा नाम प्राची है और मैंने अभी रिसेंटली मैं आपको अपने वीडियोस और फ़ोटोज़ शादी के शेयर किए थे। मेरी शादी 20 अप्रैल को हो चुकी है और अभी मोर देन 1 मंथ तो मेरी शादी को हो ही चुके हैं। थैंक यू, आपने इतनी प्यारी-प्यारी विशेस दी और सारे मेंबर्स को थैंक यू सो मच इतनी प्यारी विशेस देने के लिए। मैं अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ और इसे पूरी सुनना, थोड़ी लंबी जाएगी बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी जो स्टोरी ना, इसमें शायद सबकी स्टोरी शामिल हो जाएगी क्योंकि जो सबकी लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुका है। मुझे नहीं लगता था कभी एक वक्त पे कि क्या मैं कभी अपने जीवन में सक्सेस स्टोरी बताऊंगी, क्या मेरी लाइफ में भी कभी खुशियाँ आएंगी। कभी ऐसा फील होता था। एक वक्त तो ऐसा लगता था यार कि मर ही जाओ, मतलब कुछ नहीं है लाइफ में, मर जाओ। मेरी लाइफ तो वैसे भी एकदम बेकार हो चुकी, ऐसा फील होता था मुझको। बट आज जो लाइफ है वो लगता है यार ये सपनों की लाइफ है। तो वो जो उधर से यहाँ तक आने के एक वक्त था, जो मरने से लेके यहाँ तक की लाइफ का जो पूरा की पूरी स्टोरी रही है वो मैं आपको पूरी शेयर करती हूँ। आज मेरी एज 34 है। मैं अपनी एज बता दूँ, 34 है और मैं अपनी बात करूँ तो मेरी 2012 से शुरू करती हूँ। मेरी लाइफ में एक लड़का आया अजय। तो मैं पहले अपनी एजुकेशन बता दूँ। मेरी एजुकेशन है, एमएससी किया मैंने मैथ से और मैं जेईई के बच्चों तक को, इंटर के जेईई के बच्चों को मैथ पढ़ाती थी। अभी शादी के 1 महीने पहले मैंने छोड़ा, वरना लखनऊ में मेरा अच्छा खासा कोचिंग सेंटर था। तो अभी फिर फिलहाल मैं अभी ससुराल में हूँ अपने। तो मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है बट मेरे फादर ने हम लोग को बहुत प्रोटेक्टिव, मतलब बहुत प्रोटेक्ट रहे हम लोग को लेके, तो बहुत बाहर की दुनिया नहीं देखने को मिली हम लोगों को। सिर्फ एजुकेशन बहुत बेटर हमारी करवाई। तो इसलिए बहुत लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल था कि इंसान को के दिल में क्या चल रहा है और जुबान पे क्या है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा कम समझती हूँ और मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़की हूँ। तो मेरी लाइफ में 2012 में एक लड़का आया। शायद वो समझ गया मैं इमोशनल टाइप की लड़की हूँ। उसने मेरे दिमाग से, अपनी जुबान से खेला और हालाँकि हम दोनों डिस्टेंस के रिलेशनशिप पे थे, मतलब वो अदर सिटी में था, मैं अदर सिटी में थी। तो हमारी बातें होती थी। किसी इंसान से पहली बार किसी लड़के से बात करना और उससे दिल से बात करना, मैं तो दिल ही से ही कर रही थी ना। और फिर अचानक में मुझे 3 साल बाद पता चलता है कि वो लड़की, वो मेरे साथ-साथ किसी और से भी बात करता है। वो डबल डेट कर रहा है। तो मुझे सुन के पहले बिलीव नहीं हुआ। जैसे लोग भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो वैसे मैं उसके ऊपर भरोसा करती थी। तो जब मुझे किसी ने बताया, उनके दोस्त ने, किसी एक दोस्त को मेरे ऊपर दया आ गई या मेरे भरोसे को देखकर दया आ गई, उसने मुझे सब सच-सच बता दिया। मैं बहुत बुरा टूटी, बहुत। और जब मैंने उससे पूछा तो जब वो जान गया कि फाइनली प्राची को सब पता चल चुका है, तो उसने अपनी असलियत दिखा दी। बहुत पेनफुल मोमेंट रहा, मतलब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि फिर उसने अपना घटिया रूप मुझे दिखाया। मैंने पहले बहुत कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने के लिए क्योंकि बहुत कम एज थी, बहुत वो था कि नहीं यार नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट लव ये सब लगता था। फिर किसी तरह फाइनली मेरी आत्मा ने जैसे नहीं जवाब दे दिया, बस कर प्राची, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर सब छोड़ दिया मैंने और 1 साल तक फ़ोन वोन की दुनिया से दूर रही। 2017 के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि 16 पूरा मैंने फ़ोन ही नहीं छुआ। 17 को मैंने सोचा चलो अब थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लाइफ़ नहीं चलती, थोड़ा-सा न्यू बिगिनिंग करते हैं और अपनी लाइफ़ आगे देखते हैं, पढ़ते-लिखते हैं। तो मैंने उसी समय अपना फ़ोन वोन लिया और नया स्टार्ट किया सब कुछ। तो कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद
एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया, वो लड़का कौन था? वो अजय का ही रिलेटिव था। मतलब उनका गाँव सेम है, मतलब वैसे वो परिवार के हैं पर बहुत लंबे रिश्ते से परिवार के लगते हैं, बट गाँव सेम है, घर अलग-अलग है। तो उस लड़के ने मुझे मैसेज किया। अच्छा, वो जब मेरे अजय मेरी लाइफ़ में था तो उसने मुझसे 1-2 बार बातें करी थी, तो मैं जानती थी उसको, तो उसने मुझे भेजा कि उसका नाम राहुल था। तो राहुल ने मुझे हाय भेजा, फिर उसने कहा कि अरे मैंने सुना ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा हाँ, हो गया। तो फिर नॉर्मली उसने कई चीज़ें मुझे समझाई, बताई, उन दोनों की असलियत बताई, उस वो अजय कितना क्या-क्या गेम खेल रहा था मेरी लाइफ़ में रहते हुए, सब कुछ बताया। धीरे-धीरे हम दोनों को बात करते हुए 1 डेढ़ साल हो गए। मेरी नज़र में वो सिर्फ़ मेरा दोस्त था। फिर दिसंबर में उसने मुझे प्रपोज़ किया। किसने? राहुल ने। तो मैंने उससे कहा कि देखो, आप रिलेटिव हो और एक ही गाँव के हो, भले घर अलग-अलग हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं वहीं पर ही एक भाई के साथ पहले थी, अब दूसरा कोई है। तो उसने कहा कि अरे पागल हो क्या? कौन से ज़माने में जी रही हो? और अजय को सब पता है हम दोनों बात करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी देखो 2020 में उसकी शादी भी होने जा रही है उस लड़की के साथ। कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ रही हो? उसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम तुम बात करें। तो उसने मुझे अपनी बातों में बहुत लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक, हम मैंने थोड़ा उसे समझा-वमझा, फिर धीरे-धीरे उसके लिए फीलिंग डेवलप हुई तो 2019 में मैंने हाँ कर दी। फिर मैं बहुत ईमानदार, मतलब ऐसी लड़की हूँ कि अगर मैंने किसी को हाँ बोल दी, तो फिर पूरी दुनिया में फिर कोई लड़का भी आ जाए तो नहीं, फिर वही है तो मतलब वही है। तो फिर 2021 में क्या हुआ, हमारी रिलेशनशिप बनी, हम वो भी डिस्टेंस की ही थी। वो एमपी में रहता था और मैं यूपी में थी। वो क्योंकि अच्छे घर से नहीं था, थोड़ा गरीब घर से था, और बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, पर वो मेहनती था और अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करता था। तो मेरे लिए ये बहुत था, मुझे लगा जो माँ की इज़्ज़त करता है वो लड़कियों की और की भी इज़्ज़त करता होगा। और पैसे इतने मेरे लिए मैटर नहीं करते थे, पैसे मैं अच्छा कमाती थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे 2021 में मेरे फ़ादर को पता चला। मेरे फ़ादर ने कहा नहीं, उससे शादी नहीं हो सकती है। अरे उसका पिता शराबी है, वो खुद भी अच्छा नहीं कमा रहा, 8-9 हज़ार महीना कमा रहा है, हम समाज को क्या मुँह दिखाएँगे? हमने कहा वो गरीब है, इस चक्कर में तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगी। मैं खुद अच्छा कमा लूँगी, सब कुछ बढ़िया होगा, मैं इसलिए उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पापा ने कहा वो तुम्हें बेटा यूज़ कर रहा है, वो तुम्हें प्यार-व्यार नहीं करता है। मैंने कहा नहीं, मुझे प्यार करता है। मैंने अपने घर, परिवार, मम्मी-पापा, भाई-बहन सबसे मतलब बगावत पे उतर गई। सबके सामने ज़िद की नहीं, मैं इसी बंदे से ही शादी करूँगी। मैं कहाँ अपने पापा की एकदम लाडली परी, कहाँ मेरे पापा ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। पर मुझे लगा चलो ठीक है, अभी किसी तरह शादी करते हैं और कल को जब मेरे पापा उसको समझ जाएँगे तो कहेंगे नहीं राहुल अच्छा लड़का है, फिर धीरे-धीरे सब अपने आप सही हो जाएगा। हालाँकि लड़ाई जितनी मेरी पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन मैं जितना कमाती थी मैं अपनी मम्मी के हाथ में देती थी। मैं अपने माँ-बाप से बहुत प्यार करती थी और अभी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता था नहीं, शादी अपनी मन की करूँगी, शादी में कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। फिर मेरे लड़ने झगड़ने पे सब पे 2024 में मेरे माँ-बाप ने मेरी सगाई उसके साथ तय कर दी और उसकी मदर आई, मुझे देखी, अंगूठी पहनाई और फिर ये हुआ कि अब शादी की डेट जुलाई में निकाली जाएगी और फरवरी में 2025 फरवरी में हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर 17 अप्रैल को मेरी उसके साथ 2024 में सगाई हुई। मई में क्या हुआ कि अचानक में राहुल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि प्राची, ये शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा कि क्यों नहीं होगी? कहते क्योंकि यार तुम्हारा अजय के साथ रिलेशन रहा है ना, तो अब गाँव समाज को पता चलेगा कि तुम्हारा मतलब एक भाई के साथ पहले रिलेशन रहा है और अब दूसरे भाई के साथ शादी कर रही है। तो मैंने कहा ये भाई कहाँ से आ गया? जब मैं ये बात कहती थी तो कहते थे अरे वो तो दूर का पट्टीदार है या मतलब इतना कोई हमारा रिश्ता नहीं है, कोई बड़ा बहुत अच्छा हमारे रिश्ते नहीं हैं, तो अचानक में ये भाई कैसे आ गया? तो कहने लगा अरे यार प्राची, एक उसने ना उसकी बीवी उसको बहुत मतलब उसकी बीवी तो जब से शुरुआत से जानती है कि तुम उसकी लाइफ में थी तो वो उसके ऊपर शक करती है आज भी। वो कह रही थी प्राची इस गांव में नहीं आनी चाहिए, इस परिवार में नहीं आनी चाहिए, और वो रोज उससे लड़ती है, झगड़ती है, और इसीलिए उसने क्या किया है, तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दिया है। और मेरी मम्मी से भी उल्टा सीधा कहा है कि अरे वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे लिए तो फांसी तक लगाने को
तैयार थी, लेकिन मैंने क्या नाम है उसको भाव नहीं दिया ये वो, उससे शादी क्यों कर रहे हो? तो मेरी मम्मी को बहुत कुछ कह दिया है और मैं अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता प्राची, इसलिए तुम कहीं और शादी देख लो। तो मैंने कहा यार मेरी एज 32 साल हो चुकी है और मैंने तुम्हारे लिए इतने साल अपने बर्बाद किए, मैं तो अपने मम्मी पापा से लड़ी ना तुम्हारे लिए, मैं आज मेरा पूरा घर मुझसे बात नहीं करता है, तो तुम मम्मी को मनाओ, तुम्हें तो सारी असलियत पता है ना कि वो झूठ बोल रहा है, आपको तो एक एक बात पता है। कहता हाँ मुझे एक एक बात पता है, लेकिन नहीं यार मैं लड़ लड़ नहीं सकता, मैं अपनी मम्मी को उदास नहीं कर सकता, इसलिए तुम कोई और लड़का देख लो। तो फिर उसके बाद हम मैंने मतलब मैंने कहा पूरे परिवार में फ़ोटो जा चुकी है, सब मेरा मज़ाक बनाएँगे और मैंने तुम्हारे लिए मैं इतना इंतज़ार करी, मुझसे जो परिवार में छोटी लड़कियाँ उनकी भी शादी हो चुकी है और अचानक में सबको पता चलेगा इसकी सगाई टूट गई तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि नहीं प्राची देखो तुम्हारी उसके साथ अजय के साथ रिलेशन रही है, अब बताओ कल को किसी शादी में गए उसे वो तुम कैसे मैं सामना करूँगा, मुझे शर्मिंदगी नहीं लगेगी कि मेरी बीवी कभी किसी इसकी अजय की एक्स रही है मेरे भाई की। तो हमने मतलब वो बातें जो बातें कभी मैं कहती थी उसको मिट्टी लगती थी वो सब कह कर उसने शादी तोड़ दी और मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाई, जैसे लग रहा था सब कुछ हाथ से एकदम चला गया है। एक वक्त ऐसा लगा मर जाओ ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होना और मतलब खुद पे ही शक हो रहा था, शायद मैं अच्छी नहीं लगती, शायद मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, शायद ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ दिल में आता था और बहुत कुछ हुआ। फिर इस बीच क्या बोलूँ, तो फिर मैंने 1 साल डिप्रेशन में बहुत भयंकर रही, बहुत ही रही। मैंने ट्राई किया कि चीज़ें सही हो जाएँ। डर था इमेज का तो जो नहीं, लेकिन उसको खोने का भी बहुत डर था, क्योंकि इमोशनली आप किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो तो नहीं होता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन ऐसा उसे लग रहा था कि उसे पीछा छुड़ाना है। वो चला गया, तो उसने मतलब क्लियर कह दिया और उसके पूरे घर भर ने मुझे एकदम से किनारा कर दिया। लेकिन मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया, उनका जाने दो बेटा, कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखेंगे, ऐसा वैसा करके। लेकिन मैं 1 साल पूरा फुल डिप्रेशन में रही। फिर मैंने क्या किया, मैम मुझे मिली अगस्त में 2025 में, उनके वीडियो देखे कुछ, तो उसमें था कि मतलब जो गया है वो आपकी सोच के कारण ही, डर के कारण गया है, वो आएगा रोते हुए। मुझे ऐसा लगा कि इस लड़के ने मुझे कितना रुलाया है, अगर ये रोते हुए आएगा तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मैंने मैम की क्लास ज्वाइन कर ली और मैं जो मैम कहती थी वो करती थी, लेकिन जिसके ज़िंदगी में दसों सालों से इतना सब चला हो, वो इतनी जल्दी पॉज़िटिव नहीं होता और घर का माहौल भी मेरी एज के साथ-साथ माहौल भी बिगड़ता जा रहा था। तो घर वालों फिर मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। नवंबर में मैंने मैम से कॉल पर बात करी, तो मैम को मैंने सारी बात बताई। तो मैम ने कहा तुमको तो देख के कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम्हारी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। फिर भी क्या रहे, मैंने एक-एक बात बताई। मैम ने मुझसे कहा कि उन लड़कों को छोड़ो, उस लड़के को छोड़ो राहुल को और एक नया लड़का मैनिफेस्ट करो। मैंने कहा मैम मेरी जो एज हो रही है क्या उसमें बहुत अच्छा लड़का मुझे मिलेगा? मुझे नहीं लगता मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें प्राची, बहुत ही, जैसा तुम चाहती हो लिख डालो और मैं जो कह रही हूँ वो कर डालो। तुम्हें वही लड़का मिलेगा जैसा तुम फ़ील करती हो, तुम्हें चाहिए। तो लेकिन मैम जितनी कॉन्फिडेंस थी मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी अपने आप को लेके कि इतना होगा। फिर भी मैम ने मुझे जो-जो कहा मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 17 नवंबर को शायद मेरी मैम से बात हुई थी। फिर मैंने शुरू किया। तो लेकिन जैसे हमेशा की तरह घर का माहौल कि शादी कैसे, और कोई मतलब कोई भी कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, बता रहा है और लोग मौज भी है तो नहीं कि परिवार सबसे पहले मज़ाक बनाता है। तो किसी के परिवार में किसी लड़की ने किसी लड़के को रिजेक्ट कर दिया हो, तो वो फ़ोन पे जताते हुए कि अरे ये प्राची के लिए क्या नाम है, अरे मेरी बेटी को पसंद नहीं आया तो हमने कहा कि प्राची की करवा दो। तो लेकिन मेरे माँ-बाप इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी-लिखी है, अपना खुद का कोचिंग सेंटर चला रही है, इतना बढ़िया कमा रही है, उसको क्या नाम है, बहुत अच्छा लड़का, हम ऐसा लड़का ढूँढेंगे जैसा उसे चाहिए, कोई किसी का रिजेक्ट किया हुआ और गिरा पड़ा कतई नहीं ढूँढेंगे। वो भी फुल कॉन्फिडेंस में थे।
मैं अपनी लाइफ की खुद ही स्ट्रगल से लड़ रही थी, इमोशनली, लव के, इन सब में खुद ही मैं अपने में जूझ रही थी। फिर मैम ने जब मुझसे कहा तो मैं उसे करने लगी, पर घर के माहौल कारण अच्छे से कर नहीं पा रही थी। पर मैं थक के मेरी दीदी ने कहा, प्राची चलो तुम जीवनसाथी.com खोलो और अपनी पसंद का लड़के से तुम बात करो जो तुम्हें सही लगता है। तो मैंने कहा अब शादी के लिए मैं ऑनलाइन जाऊँगी। तो कहने लगी लो आज के समय में लोग अच्छे-अच्छे घरे के लोग अच्छे लड़के ऐसे ही ढूँढ रहे हैं। वो अपनी पसंद की लड़कियाँ जो हैं अपनी पसंद के लड़के ढूँढ रही हैं। ऐसे ही किसी से नहीं कर ले रही हैं। तुम बात करोगी, उसे समझोगी तो तुम जानोगी। तो उन्होंने बनाया, 16 को बनाया, 18 को उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई, जिनसे आज मेरी शादी हुई है। इनके घर का नाम मोनू है। तो इनकी रिक्वेस्ट आई, हमारी बात बहुत तेज़ी में बढ़ी। मतलब हम दोनों बात हुई, फिर 25 दिसंबर को, वो दिल्ली में रहते हैं, तो 25 दिसंबर को मुझसे मिलने आए। तो जब मिलने आ रहे थे मैंने मैम को बताया, मैम एक लड़का मुझसे मिलने आ रहा है, ऐसा-ऐसा है। तो मैम ने सौर विज्ञान के थोड़ी-सी ट्रिक बताई। मैं उसको अपना कर गई, हमारी बात बन गई। वो देखने में इतने क्यूट लग रहे थे, मतलब सामने से तो और वो क्यूट है। तो मैंने कहा यार जैसा लड़का मैं सोचती थी यार ये तो बिल्कुल वैसे ही एकदम क्यूट और वो। फिर उन्होंने कहा हमारी शादी डन है मेरी तरफ से और मम्मी पापा भी डन हो ही जाएंगे। वो अपने परिवार के इकलौते लड़के हैं। उनके फादर का एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है। तो फिर 20 जनवरी को उनके फादर और मदर मुझे देखने के लिए आए, उन्होंने भी डन कर दिया। फिर इसी बीच क्या हुआ कि 19 फरवरी को मुझको पता चला कि राहुल की भी शादी हो गई, उसने भी शादी कर ली है और बड़े नाचते-गाते उसके कुछ वीडियो मेरे पास आए। तो देख के थोड़ा दुःख हुआ कि मतलब जो लड़का कभी मुझसे बड़ी-बड़ी बातें करता था, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, ये है, वो है, आज वो किसी और से शादी कर रहा है। लेकिन भगवान ने भी उसके मुँह पे कायदे का तमाचा मारा क्योंकि उसकी शादी जिस लड़की से के साथ हुई है, उसका नाम भी प्राची मिश्रा ही है और मेरा नाम भी प्राची मिश्रा ही है। तो फाइनली उसकी शादी हुई 19 फरवरी को और 25 फरवरी को मेरी सगाई हो गई। मेरी 25 फरवरी को सगाई हुई और 20 अप्रैल को मेरी शादी हुई। अच्छा जो मेरी शादी हुई उससे पहले मतलब जनवरी में मेरे फादर का बिज़नेस एकदम से डाउन चला गया। मतलब बहुत ही लेवल पे डाउन चला गया। मेरी शादी करने के पैसे मेरे फादर के पास नहीं थे। अच्छा और शादी तय हो चुकी थी और पापा मेरे कहे कि अगर शादी के पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए तो हम शादी नवंबर में कर देंगे। पर मुझे मतलब अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था क्योंकि किस्मत ने मुझे एक बार सगाई तय हुई, फिर वो मेरी टूट चुकी पहले जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं डर गई थी एकदम से, तो मैं चाहती थी ये शादी मतलब पोस्टपोन ना हो, आगे बढ़ गई तो मैं मतलब किस्मत से बहुत डरती थी। शादी के पहले कहा कि पापा की व्यवस्था उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है जितनी लेवल की वो शादी चाह रहे थे। तो मेरे पति ने कहा चिंता मत करो, वो मेरे भी पापा हैं, ये शादी हम हाई लेवल पे करेंगे। उन्होंने दोनों तरफ की मतलब कि अब कुछ तो हम भी जुटाएँगे ना, ऐसा तो है नहीं सब उन पे छोड़ देंगे। अगर किसी की शादी से 70-80 लाख रुपए में की बन रही है, तो अगर मेरी इतनी रॉयल शादी करी, इतनी रॉयल शादी हुई कि मैं अभी तो बहुत सी वीडियो मैंने भेजे नहीं पर मैं भेजूँगी आप लोगों को। आज तक मेरे परिवार में ना किसी की शादी ऐसी हुई, ना किसी ने ऐसी शादी देखी। हर कोई ये कहता है क्या शादी हुई है। कभी कोई जो मेरी किस्मत पे परिवार हँसता था, आज वो सब कहते हैं कि अरे किस्मत हो तो प्राची जैसी। और मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं व्रत रखती थी। अब हर कोई अपनी बेटी को जैसे निधि प्राची रहती है ना महादेव का व्रत, वैसे चलो तुम लोग भी रहो तो तुम्हें भी वैसी ही शादी होगी जैसे प्राची की हुई है, वैसा ही लड़का मिलेगा जैसे प्राची को मिला है। और मैं अपने ससुराल में सच बताऊँ इकलौती होने के कारण मेरी सास तो मतलब हीरा है, बहुत अच्छी हैं, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सुबह उठती हूँ तो मेरी जो लेमन टी पीती हूँ मेरी सास बना के रखती हैं। यहाँ नौकर-चाकर भी हैं, सारे काम वो करते हैं। सास बना के रखती है, मेरे लिए गर्म पानी करके रखती हैं। मैं जाती हूँ जैसे किचन में कहती हैं जाओ अंदर जाओ एसी में बैठो और वहीं पर जाओ चाय-पानी पियो सब। और अगर कोई गलती मुझसे हो भी जाती है, हालाँकि मुझे खाना बनाना इतने अच्छे से आता नहीं है, फिर भी कोई गलती हो गई तो मतलब जो काम करने वाले हैं उनको डाँट देंगी कि उन्हें ये मुझे ज़ाहिर नहीं होने देती हैं कि उन्हें पता चल चुका है ये गलती मुझसे हुई है। पर मैं समझ जाती हूँ, मतलब सब बहुत अच्छे मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आज वो फाइनली दिल्ली चले गए। मैं यहाँ पे हूँ अपने सास-ससुर के पास। वो मतलब दूसरी सिटी में, तो लखनऊ में ही।
तो वो दिल्ली गए तो मैं रो रही थी, आज वो भी रो रहे थे, कह रहे थे चिंता मत करो मैं जल्दी आऊँगा, तुम्हारा बर्थडे है जुलाई में, आएँगे चलेंगे जहाँ कहोगी इंडिया में, इंडिया के बाहर हम चलेंगे, घूमने चलेंगे, तुम जहाँ जैसा कहोगी वैसे करेंगे। मतलब जहाँ कभी लगता था कि मेरे नसीब में प्यार नहीं है या मैं अच्छी नहीं दिखती या मेरा अच्छा, आज मेरे पति या मेरे सास-ससुर ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, ऐसा लगता है मैं रानी हूँ। मतलब मेरी जैसी क्वीन कोई है ही नहीं। मतलब जो कह दूँ मेरे लिए प्रेज़ेंट हो जाता है। मतलब किस्मत बदलती है यार। और मैम ने मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, मैम को भरोसा था कि मैं जो कह रही हूँ करो, अरे सब होगा। मैंने मैम को कहा कि मैम जो आप कह रही हैं इससे क्या, मेरी शादी नवंबर में मैं आपसे बात कर रही हूँ फरवरी तक हो जाएगी। मैम ने कहा फरवरी बहुत दूर है प्राची, अभी तुम्हें 1 महीने में रिज़ल्ट दिखेगा। और सच में मुझे दिसंबर में मुझे मुझे जिसे चाहा, मतलब जैसा लड़का चाहा वो मिल गया। तो ये याद रखो कि जिसको चाह रही हो, अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, वो तुम्हें रो रहा है, रो रही हो, गा रही हो उसके सामने, तो याद रखना मैम हमेशा एक ऐसा लड़का चुनना जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाए। आज मैं जिस लड़के के साथ हूँ, कभी मैं ऐसे डाउन होती नहीं, क्योंकि पुरानी चीज़ें मेरी अच्छी नहीं रही है ना, तो उन्होंने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़ीरो कर दिया। अब मेरा पति कहता है, मैं अपने आप को राजा फ़ील करता हूँ, तुम मेरी रानी हो, रानी की तरह रहना, कहीं पे भी दबना नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, रानी की तरह रहो, फुल एटीट्यूड में, जैसे रानी रहती है वैसे रहो, कोई कमी हो कुछ हो सीधे बोलो, जो पसंद नहीं आए सीधे बोलो, पीछे तुम्हारा पति खड़ा है, तुम्हारे सास ससुर है, अरे तुम उनकी इकलौती बहू हो, फुल एटीट्यूड में रहा करो। वो मुझे ऐसे समझाते हैं। तो आज मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मतलब जो भगवान ने मुझे ऐसा लगा छीना, आज लगता है थैंक यू सो मच वो छीना। थैंक यू सो मच। वो चीज़ें मुझे मिलती तो वो बेकार थी। तो इश जब आप भगवान से कुछ माँगते हो, हम बहुत दिल से, और आप जिन रिश्तों में रहे हो उन इन रिश्तों में बहुत ईमानदार रहे हो। अपनी तरफ से कोई तुमने गलती नहीं करी है। तुम्हें तुम्हारे साथ किया गया है, तो तुम चीज़ों को जाने दो। जैसे मैम ने कहा था ना कि उनको उनका किया मिलेगा। और मेरी शादी के बाद वो जो उस राहुल के भाई थे, उन्होंने मुझे मैसेज करना चाहा, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया। आज मैं किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और मुझे रखना ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ। पूरी कंप्लीट ऑडियो आपने सुनी। अब आपके हाथ में है ये चीज़ें, यूनिवर्स ने आपको एज अ मैसेज ये वीडियो आप तक पहुंचाया है, इसके ऊपर काम करना है, चीज़ें करनी है और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है जो आप चाह रहे हैं। सो अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो आप हमारा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। कम एंड ज्वाइन, रजिस्टर जल्दी से आप करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।